बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूँ सुमेरा सलीम। नाज़िम, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब की जानिब से कहा गया है कि निजकारी के अमल की खुद निगरानी कर रहा हूँ, किसी किस्म का ताअत्तुल कबूल नहीं करूँगा। जबकि अली मीन गंडापुर साहब ने कहा है कि 8 फरवरी को हर साल योम सियाह मनाएंगे। पाकिस्तानी जहाँ जहाँ भी हैं वो 8 फरवरी को निकले एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं। जबकि लाहौर हाई कोर्ट ने पीटीआई के मीनार पाकिस्तान जलसे के हवाले से डिप्टी कमिश्नर को आज ही दरख्वास्त पर फैसला करने का हुक्म जारी कर दिया है। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको भी डॉक्टर साहब, आज जो अली मीन गंडापुर साहब की जानिब से कहा गया कि 8 फरवरी को हर साल योम सियाह के तौर पर मनाएंगे और उस दिन एहतजाज का कहा गया। पॉलिटिकल टर्मोइल अपने अरूज पे पाकिस्तान में, सियासी अदम इस्तेकाम और उसके साथ लिंक्ड है माशी अदम इस्तेकाम और सोशल अनरेस्ट और ख़ित्ते के और दुनिया के वाक़यात जो हैं वो तेज़ी से तब्दील हो रहे हैं और इंतहाई गैर यकीनी हालात हैं तमाम दुनिया के। मज़ीद जंगें छिड़ सकती हैं, बगावतें हो सकती हैं, खाना जंगी हो सकती है, मुल्कों में मुख्तलिफ इंतशार फैल सकता है, खल्फिशार। ये एक आलमी सतह पे एक मुल्क कैसे रहेंगे, किस तरह चलेंगे, रियासतें कैसे रहेंगी, नक्शे बदल जाएंगे, क्या होने जा रहा है, ये वो फेज़ है। ठीक है, सबसे पहले तो ये है कि जो अभी अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो है वो नेशनल प्रेयर्स ब्रेकफास्ट से उन्होंने ख़िताब किया। ये 1953 से एक वहाँ पे एक रवायत है, ये प्रेसिडेंट आइजनहावर के दौर से, और उसमें है ये है कि कोई 3,500 के करीब दुनिया भर से मुख्तलिफ डिप्लोमेट्स और जो है वो सियासतदान जो कि अमूमन अपोजिशन में होते हैं, मुख्तलिफ सियासी जमातें और मुख्तलिफ बिजनेसमैन और ये तमाम जो हैं उसमें शरीक होते हैं, 3,500 के लगभग। तो सबसे बड़ा जो डेलीगेशन आज वहाँ पे मौजूद है वो मौजूद है, कोई 100 से ज़्यादा जो लोग हैं वो मौजूद हैं यूक्रेन से, और वो उसके अलावा बाकी मुल्कों से और कांग्रेसमैन और वहाँ पे लॉबीज़ और किसी तरह से अपना जो असर वहाँ पे कायम किया जाए। इस पे मैं कुछ देर बाद में आता हूँ कि यूक्रेन से इतना बड़ा डेलीगेशन वहाँ क्यों किया है इस वक्त। लेकिन उससे पहले प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो बात की गज़ा के हवाले से, तो उसके बाद उन्होंने उसको मज़ीद, अगर मैं उनका दूसरा मैसेज देखूँ जो अब कुछ देर पहले उन्होंने किया है, तो मज़ीद उसमें उन्होंने बात की कि गज़ा जो है वुड बी टर्न ओवर टू यूनाइटेड स्टेट्स बाय इसराइल एट द कंक्लूजन ऑफ फाइटिंग। ये इसराइल के पास नहीं रहेगा, अमेरिका के हवाले हो जाएगा। और पैलेस्टीनियंस जो हैं, पीपल लाइक चक शूमर वुड हैव ऑलरेडी बीइंग रीसेटल्ड इन फार सेफर एंड मोर ब्यूटीफुल कम्युनिटीज़ विद न्यू एंड मॉडर्न होम्स इन द रीजन। यानी अमेरिका के पास ये चला जाएगा और वो चांस होगा एक बहुत अच्छी सेफ ज़िंदगी जो है वहाँ गुजारी जाएगी, यानी इसराइल के पास नहीं होगा, अमेरिका का हिस्सा बन जाएगा गज़ा। और अमेरिका जो है वर्किंग विद ग्रेट डेवलपमेंट टीम्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो आहिस्ता आहिस्ता केयरफुली बिगिन द कंस्ट्रक्शन ऑफ व्हाट वुड बी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड मोस्ट स्पेक्टेकुलर डेवलपमेंट्स ऑफ इट्स काइंड ऑन अर्थ। नो सोल्जर्स बाय द यूएस, कोई फौजी नहीं होगा अमेरिका का, वुड बी नीडेड, कोई ज़रूरत ही नहीं होगी, फौज की ज़रूरत ही नहीं होगी, और यहाँ पे स्टेबिलिटी फॉर द रीजन वुड रिंग। अच्छा जी, ये उसके नतीजे में इस्तेकाम आ जाएगा। अब यहाँ पे 2-3 बातें बड़ी अहम। पहली बात तो ये है कि जो पहले जो अरब या मुसलमान हुक्मरां प्रेसिडेंट ट्रंप से जिनकी मुलाकात होगी वो उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोइम, और वो रवाना हो गए। 11 तारीख को उनकी मीटिंग है, लेकिन उससे पहले उन्होंने फ़लस्तीनी अथॉरिटी के सदर महमूद अब्बास से मुलाकात की है, और उसके बाद वो लंदन में उनका क़याम होगा और फिर वो अमेरिका पहुंचेंगे। और ये एक मेरा ख़्याल है कि ना सिर्फ उर्दन का बल्कि तमाम अरब ममालिक का, तमाम दुनिया का एक बहुत बड़ा इम्तिहान है जो आने वाले दिनों में सबके सामने आ रहा है। अच्छा, इसमें अब 2-3 बातें यहाँ पे अहम हैं। पहली बात तो यह है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने उसको डबल डाउन किया, यानी दोबारा दोहराई ये बात, ठीक है। और ये उस रद्दमल के बाद दोहराई है जो कि रद्दमल अरब ममालिक का आ गया, जो है वो कई उनके इत्तेहादी मुल्कों का आ गया और यूरोप का आ गया। और आज जो इसराइल के वज़ीर ख़ारजा हैं उन्होंने ये जवाब दिया है कि उन्होंने यूरोप से कहा है कि
उनसे पूछा गया कि ये कहाँ जाएंगे, जो इसराइली वज़ीर ख़ारजा का, उनसे पूछा गया कि ये कहाँ जाके सेटल होंगे, तो उन्होंने कहा वहाँ जाके सेटल होंगे जहाँ जो मुल्क इनकी हमायत कर रहे हैं, स्पेन है, नॉर्वे है, कनाडा है, तो इन मुल्कों में वो जाके बस जाएँ। और यूरोप की तरफ उन्होंने ख़ास इशारा किया, उन्होंने अरब ममालिक का नाम नहीं लिया, उन्होंने यूरोपीय ममालिक का नाम लिया। उन्होंने कहा कनाडा में चले जाएं, यूरोप में चले जाएं, नॉर्वे, स्पेन, क्योंकि स्पेन की तरफ से बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल आया था, यूरोप की तरफ से बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल आया। यूरोप थोड़ा सा ज़रा देर से जाग रहा है, यूरोप को थोड़ा उठने में ज़रा देर लग रही है, यूरोप को जागने में देर लग रही है कि ये क्या हो क्या रहा है, ठीक है। और यूरोप को इस बात का अच्छी तरह इल्म है कि वहाँ पे जो जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल हैं, वो बड़े उन्होंने अवार्ड्स लिए। ये पिछले 10-15 सालों में दुनिया भर के अवार्ड्स उन्होंने लिए, जर्मन चांसलर ने, एंजेला मर्केल ने। और वो इसलिए उन्होंने लिए कि वो ये जो इमिग्रेंट्स की पॉलिसी थी, जो सीरिया में जो खाना जंगी हुई, उस खाना जंगी के नतीजे में सीरिया से, शाम से लोग वहाँ जाते रहे और वो जो है अवार्ड्स इंसानी हकूक़ के वसूल करती रहीं। और उसका नतीजा ये निकला कि आखिर में जाके वो इतने ज़्यादा लोग वहाँ पहुँच गए यूरोप में कि वो उनकी हुकूमत को भी खा गए, एंजेला मर्केल की, चांसलर की। और ना सिर्फ उनकी हुकूमत को खा गए वहाँ, बल्कि वहाँ पर जो है वो दाएं बाजू यानी फार राइट जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उन्होंने ज़ोर पकड़ लिया। और ज़ोर इसलिए पकड़ा कि वहाँ पे इतने ज़्यादा बड़ी तादाद में इमिग्रेंट्स पहुँच गए थे ये सीरिया की खाना जंगी के दौरान, जो दाइश और ये सारा हुआ। और दूसरी बात जो है, लेकिन इसमें एक यहाँ पर एक आप समझें कि एक बड़ी मुख्तलिफ सी बात भी है, और वो ये है कि जो इलॉन मस्क हैं वो AFD या बाकी जिन जमातों के साथ हैं, या जिनके साथ वो समझते हैं कि वो बहुत अच्छा उनका अलाइंस बनने जा रहा है, चाहे वो जर्मनी में हो, चाहे फ्रांस में हो, बाकी हो, ये सारे वो पार्टीज़ हैं जो फार राइट हैं। और अगर आप जर्मनी की फार राइट AFD का हिस्ट्री देखें तो जर्मनी की फार राइट जो है वो उस पर इल्ज़ाम लगता रहा है कि वो जो नाजी पार्टी थी हिटलर की, उनके साथ अपने आप को लिंक करती रही है माजी में। और इसीलिए वो हम प्रोग्राम में डिस्कस कर चुके हैं, इलॉन मस्क ने पिछले दिनों जब खिताब किया AFD पार्टी से, तो उसमें उन्होंने कहा कि माजी की गलती से निकल के जर्मन्स को आगे बढ़ना चाहिए। इस पर हमने डिस्कस भी किया था इस प्रोग्राम में। अब माजी की गलती क्या थी? उनका इशारा यकीनन हॉलोकॉस्ट की तरफ था कि हॉलोकॉस्ट से जो है निकल के, तो ये जो बात हुई कि हॉलोकॉस्ट से निकल के, तो ये जो भी वहाँ पे यूरोप में सूरत-हाल बन रही है वो वहाँ के ज्यूज़ के लिए तो अच्छी नहीं है, क्योंकि वहाँ फार राइट जो है वो नाजी पार्टी, और फिर नाजी पार्टी से वो हॉलोकॉस्ट और यहूदी वहाँ से निकले थे और यहाँ पर आए थे, और यूरोप से, और हिटलर और वो सारी हिस्ट्री है। तो वो जो AFD है वो अपने आप को लिंक करती है, या उसके जो मुखालफिन है वो लिंक करते हैं उसको नाजी जर्मन पार्टी से। तो ये एक बड़ा इसमें ये बड़ी अजीब सी ट्रिकी सिचुएशन है कि क्या ये जो पार्टीज़ वहाँ पे उभर के आ रही हैं सामने यूरोप में, इस तमाम जो नया नक्शा है जो कि जिनको ट्रम्प इंतज़ामिया सपोर्ट कर रही है, ये वो पार्टीज़ हैं जो कि यहूदियों के ख़िलाफ़ रही हैं माजी में, जिन्होंने यहूदियों को निकाला वहाँ से, और जिसके नतीजे में वो यहाँ आए और यहाँ के आबाद हो गए। अच्छा, ये एक तो बात, ये बात जो है यहाँ में। दूसरी बात ये है कि जो गज़ा है उसके हवाले से उन्होंने एक तो यूरोप की तरफ बात की। यूरोप अब उठ रहा है और ये समझने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि देखें जब नया नक्शा बन रहा है ना, तो नए नक्शे जो हैं वो हर सतह पे बनने जा रहे हैं। ना सिर्फ ये कि जोग्राफिया, बहरहाल ये किसी ना किसी सूरत में जोग्राफिया तब्दील हो जाएगा कुछ अर्से में, हम देखेंगे कि ये देखिए ना यूक्रेन को, ये हमारे इस प्रोग्राम के दौरान जो है वो यूक्रेन और ये बांग्लादेश और आगे पीछे दाएं बाएं जो सारा, हसीना वाजिदा तकरीर कर रही थी तो उस पर वहाँ पे लोगों ने आग लगा दी, हमला कर दिया। हसीना वाजिद इंडिया से तकरीर कर रही थी, वो इंडियन जो बांग्लादेश में इंडियन हाई कमिश्नर हैं उनको बुला के एहतजाज हो रहा है इस वक्त, ठीक है ना। वहाँ पे एक अच्छी खासी सूरत हाल डेवलप हुई है बांग्लादेश के अंदर। अच्छा, तो अब बात यह है कि ये नए नक्शे और नया यानी अब आप ये देखें कि नेटो का क्या मुस्तकबिल है, किसी को नहीं पता। EU किस सूरत में होगी किसी को भी नहीं पता। EU क्या होगी, नेटो, शेंगन, ये सारे वो हैं ना जो पोस्ट कोल्ड वॉर, ये सारे
बने थे, या पोस्ट कोल्ड वॉर कहते हैं, नहीं पोस्ट कोल्ड वॉर कहें आप, या इसको ऐसे समझ लें कि सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये सारे जो अदारे बने थे अभी बेकार हो गए। अमेरिका अगर यूनाइटेड नेशंस से निकल रहा है और बहुत सारे उनकी ज़ैली तंजीमों से निकल रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जो है वो ये अदारा ही बेकार हो गया। ठीक है, इसराइल भी अपने आप को निकाल रहा है, और ये जो बैनुल अक़वामी अदालत इंसाफ और ये सारे अदारे, ये भी हेग वेग के सारे बेकार हो गए, क्योंकि जब उनके साथ प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ नेतन्याहू बैठा है तो नेतन्याहू को तो गिरफ्तार हो जाना चाहिए था। अमेरिका में उतरते ही बैनुल अक़वामी अदालत इंसाफ का जो वारंट है उसके बाद, तो उसका मतलब ये है कि ये सारे अब अदारे बेकार हो गए। ये सारा जो एक नक्शा और ये अदारे, और ये मार्को रूबियो जो हैं वो नहीं जा रहे इसमें G20 समिट में, जो कि साउथ अफ्रीका में हो रही है। तो G20 में अब G20 की क्या हैसियत होगी? G20, G7, यहाँ पे क्या मुख्तलिफ मुल्कों के लोग बैठ के क्या इन हालात में क्या बात करेंगे? तो ये सारा जो है ये सिलसिला तितर बितर हो रहा है। अच्छा, अब गज़ा में तो उन्होंने एक तो ये कहा कि जी, दूसरा बात जो है वो इसराइल के जो वज़ीर ख़ारजा हैं कांस, उन्होंने जो है वो अपनी, और उनके डिफेंस मिनिस्टर ने, उन्होंने सब ने अपनी इसराइल की फ़ौज को कह दिया है कि आप प्लान तैयार करें यहाँ से गज़ा से लोगों को निकालने का, जो कि ज़मीनी रास्ते से भी होगा और समंदरी रास्तों से भी होगा और फ़ज़ाई रास्तों से भी होगा। तो तकरीबन 18 लाख फ़लस्तीनी इस वक्त वहाँ पे मौजूद हैं, और चूँकि वहाँ पे शदीद गर्द का तूफ़ान आ जाया हुआ है, तो उसमें 2 फ़ौजियों के तो मरने की इतलात आ रही हैं, जो क्रेन गिर गई और इसराइल के 2 फ़ौजी मर गए। लेकिन वहाँ पे गर्द का तूफ़ान इतना ज़्यादा है कि उसमें बीमार बच्चे, औरतें, उनकी दवाइयाँ रुक रही हैं, उनको अब किसी वक्त कुछ भी नहीं पता कि क्या दोबारा जंग छिड़ जाए, क्या हो जाए। वो सारा मामला जो है अपनी जगह पर रुक गया है। ठीक है, और ये लोगों को याद दिला रहा है नकबा। नकबा का मतलब है, नकबा जो है ये दुनिया की तारीख़ का एक बड़ा अलमिया है, ये जो लफ्ज़ है नकबा, और ये दुनिया की तारीख़ का बहुत बड़ा अलमिया है। और ये 1948 15 मई को जो है हर साल इसको एक सोग के तौर पे मनाते हैं दुनिया में। और ये नकबा जो है ये वो दिन है जब 1948 में कोई 8 लाख फ़लस्तीनियों को जो है वो अपने घरों से निकाला गया था, बेदखल किया गया था, और उनके गांव जला दिए गए थे। उनको जो है वो कई मोहल्ले, कई इलाके, कई खेत, जहाँ पे सदियों से या हज़ारों साल से फ़लस्तीनी ख़ानदान उनके मुकीम थे, तो उनको ज़बरदस्ती वहाँ से निकाला गया था, 8 लाख लोगों को। तो उसको नकबा के तौर पे, नकबा का मतलब है तबाही, तबाही, बर्बादी अरबी में। तो वो नकबा जो है वो एक दोबारा नकबा की याद ताज़ा हो रही है दुनिया में कि ये ज़बरदस्ती लोगों को निकाला जाएगा तो कहाँ रखा जाए, क्या किया जाएगा इनके साथ। और यहाँ पर जो है वो अरब दुनिया जो है, ये मुसलमान दुनिया या अरब दुनिया, इसमें, और ये मैंने आपसे कहा ना कि OIC, अरब लीग, यूनाइटेड नेशंस, अब सवालात उठ रहे हैं ना कि भाई व्हाट नेक्स्ट। यानी सऊदी अरब ने कहा कि हम ताल्लुकात बहाल नहीं करेंगे, तो इसका कोई, उन्होंने कहा कोई ज़रूरी नहीं है। मैंने कल भी बात की थी ना कि इसराइल का कहना है ये कि ठीक है, हमें ज़रूरत नहीं है कि सऊदी अरब के साथ हम ज़रूर अपने ताल्लुकात बहाल करें। और ये अब्राहम एकॉर्ड जो हैं वो भी हवा में कहीं तहलील हो गए, जो कि 2020 में 4 मुल्कों के साथ, इस्लामी मुल्कों के साथ साइन हुए थे। उन्होंने कहा हो या ना हो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, भाई ट्रंप हमारे साथ है तो फिर कोई इशू नहीं है। ये जो दौर है ना, अच्छा मैं यहाँ पे एक बात और बताता चलूँ, ये ध्यान में रखिएगा बात को कि, और जो दोस्त अहबाब भी ये प्रोग्राम देखते हैं, और आज से कोई 20-21 साल पहले एंड ऑफ टाइम्स के नाम से मैंने एक प्रोग्राम किया था, प्री यूट्यूब, ठीक है ना, प्री फेसबुक दौर में, तो DVDs पे लोगों ने देखा हो, यूट्यूब पे तो उसमें काफ़ी तफसील के साथ मैं चूँकि बहुत सारी बातें कर चुका हूँ, लेकिन मैं उसमें से कुछ बातें इसलिए दोहरा देता हूँ कि ज़ाहिर है कि वो ऐसी हैं। और मैं आपको ये भी बता दूँ कि बहुत सारी बातें उसमें जो है वो 2-3 एपिसोड्स उसमें रोक दी थी मैंने, क्योंकि मुझे अंदाज़ा नहीं था कि वो बातें इतनी दुरुस्त होंगी। तो उस वक्त बड़ा वो
लोग जो है ना वो उस पर तंज करना शुरू कर देते थे, तो इसलिए वो निकाल भी देते। लेकिन आज अगर मैं वो देखता हूँ अपने नोट्स पुराने, तो मैं हैरान होता हूँ कि मुझे नहीं पता कि मैंने कैसे उस वक्त ये सारी बातें डिस्कस की थी। मैं गज़ा के हवाले से आपको सिर्फ वो बताऊँ कि गज़ा जो है वो जो मज़हब के लिहाज से, यानी जो फाइनल हरमजदौन है, एर्मागेडन, उसका मैदान जो है वो यरूशलेम से मशरिक़ की तरफ है। यानी वो उसमें फिर दमिश्क, इराक़ और यरूशलेम और ये सारे हैं। गज़ा जो है, तल अवीव और गज़ा दूसरी तरफ है। पहली बात तो ये ध्यान में रखें। दूसरी जो बात है, जो मैंने नकबा की बात की कि नकबा, मैं इस पे आता हूँ भी दोबारा कि आर्मागेडन का मैं जिक्र क्यों कर रहा हूँ और क्या इस वक्त इसकी रेलिवेंस क्यों है इस बात की। ये जब बेलफोर डिक्लेरेशन साइन हो गया, जो मैंने कल भी बात की थी कि 1917 में ये बेलफोर डिक्लेरेशन साइन हो गया और उसके नतीजे में जो है वो ऐलान हो गया। यहाँ पे 94% जो है वो यहाँ पे आबादी थी जो इन इलाकों में, वो फ़लस्तीनी थे और 6% जो है वो यहाँ पे यहूदी आबाद थे 1917 में जब ये हुआ। लेकिन 4-5 सालों के बाद जो बरतानिया का रिकॉर्ड दिखाता है तो यहाँ 10% यहूदी आ गए थे और उसके बाद जो है वो 90% फ़लस्तीनी तो आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू हो गया था और यहाँ पे टेरर ऑर्गेनाइजेशंस बन गई थी। यानी जो बेलफोर डिक्लेरेशन से लेके 1948 तक इसराइल के कायम होने तक का जो अरसा है वो यहाँ पे दहशतगर्दी है, यहाँ पे खून-रेज़ी है, यहाँ पे कत्लेआम है और वो हो रहा है दुनिया, यानी जो जदीद दुनिया है उसमें जो पहला खुदकुश हमला है या सुसाइड बॉम्बिंग है, ये सारे ये उस वक्त जो सेहूनी आके यहाँ पर तंजीमें बनी थी उन्होंने शुरू किया था। ये सुसाइड बॉम्बिंग वहाँ से स्टार्ट हुई थी और उसमें जो है वो इस हद तक यहाँ पे बढ़ गई थी, दहशतगर्द ये तंजीमें इतनी ज़्यादा मजबूत हो गई थी कि एल्बर्ट आइंस्टाइन ने उस वक्त अमेरिका में न्यूयॉर्क टाइम्स को एक ख़त लिखा था और उस ख़त में, अगर उस ख़त को यहाँ पे हम देखें तो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने उस ख़त में जो नई फ़लस्तीनी पार्टी बनी थी, अगर आप इस ख़त को देखें, अगर हम दिखा सकें फर्स्ट स्लाइड, ये एल्बर्ट आइंस्टाइन का ख़त है और इस ख़त में एल्बर्ट आइंस्टाइन अगर हम यहाँ पे देखें तो वो कह रहे हैं कि विजिट ऑफ मिशाम बेगन एंड अलाइज ऑफ पॉलिटिकल मूवमेंट। अच्छा, ये और नीचे आपको एल्बर्ट आइंस्टाइन का ख़त भी नज़र आता है जो कि न्यूयॉर्क टाइम्स में शाये हुआ। अच्छा, ये एल्बर्ट आइंस्टाइन जो है, इन्होंने यहाँ पर मुख्तलिफ जो ज्यूज़ थे उनके साथ मिल के अमेरिका में ख़त लिखा कि ये एक दहशतगर्द तंजीम जो है, हम इसकी सख्ती से मजम्मत करते हैं और इसके ऊपर पाबंदी लगाई जाए। और किस वक्त ये उन्होंने उस वक्त किया जबकि ये जो है ये मिखाइल किसके ख़िलाफ़ लिखा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये बात उन्होंने लिखी बेगन के ख़िलाफ़। ये वो बेगन है जो आगे जाके इसराइल का वज़ीर आज़म बनता है और आगे जाके वो एक पार्टी बनाता है जिसका नाम उस पार्टी का बनता है लुकत पार्टी, और ये वो लुकत पार्टी है जिसका वज़ीर आज़म फिर नेतन्याहू है। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन वहाँ ख़त लिख रहा है न्यूयॉर्क टाइम्स को कि ये दहशतगर्द जमात पे पाबंदी लगाई जाए, तो पाबंदी लग गई और इतनी ज़्यादा दहशतगर्दी फिर इस तरह से शुरू हो गई कि ना सिर्फ ये कि फ़लस्तीनी टारगेट हुए बल्कि उसके साथ बरतानिया के जो फ़ौज थी या जो उनकी पुलिस थी या जो उनके डिप्लोमेट्स थे, उनका भी कत्लेआम शुरू हो गया। और वो कत्लेआम इतना ज़्यादा था कि अगर मैं यहाँ पे एक बार फिर हम यहाँ पे देखें, ये लिकुद पार्टी से पहले ये इरगुन, तो इरगुन के नाम से काम कर रही थी। तो फिफ्थ स्लाइड हम देखें तो 16 अगस्त 1947 में हमें ये नज़र आ रहा है न्यूयॉर्क टाइम्स की ख़बर में कि इरगुन हैड सीन इन एल्प्स रेल ब्लास्ट, पुलिस यू कन्फेसेस ही वाज लुक आउट फॉर अदर हु बॉम्ब्ड ब्रिटिश ट्रेन। यानी ये वहाँ पर दहशतगर्दी जो है ये शुरू हो चुकी है, ये इसराइल के बनने से पहले, और उसमें ये अर्गन बम ब्लास्ट और ये सारे। और फिर उसके बाद जो है वो 6 स्लाइड अगर मैं 1930 दिसंबर की देखूं
तो इरगुन ब्लास्ट बम किल्स 11 अरब्स 2 ब्रिटेन्स, ये 6 स्लाइड है। और थुनो फ्रॉम अ टैक्सी इन यरूशलेम रिफ्ट इन जूइश एजेंसी ग्रोइंग इरगुन बॉम्ब किल्स 11 अरब्स एंड 2 ब्रिटेन्स। अच्छा, अब ये जो है इसको और फिर उसके बाद वहाँ पर जो बरतानिया के वज़ीर थे, वज़ीर बराए मशरिक़ वस्ता, मिडल ईस्ट के लिए जो एनवॉय थे ब्रिटेन के, लॉर्ड मॉइन, वो काहिरा में उनको कत्ल कर दिया गया। और उनको कत्ल कर दिया गया काहिरा में, और वो यही टेररिज्म की जो सेहूनी दहशतगर्द तंजीम थी, इन्होंने जो है वो कत्ल कर दिया। और ये उसके बहुत अरसे के बाद फिर इसराइल के वज़ीर आज़म आगे जाके मुस्तकबिल में उन्होंने 2012 में ये बताया, ये 8th स्लाइड जो शमीर, ये जाक शमीर ने बताया, वाई वी किल्ड लॉर्ड मॉइन, हमने लॉर्ड मॉइन को क्यों कत्ल किया था। ये मैं आपको, ठीक है, सून आफ्टर ही हैड स्टेप डाउन एज लीडर ऑफ लिखत इन 1993 ये शमीर एक्सेप्टेड अ यंग अमेरिकन स्टूडेंट, ये इंटरव्यू के लिए रिक्वेस्ट की और ये हुआ जो आना उससे मेरा ये मिल जाएगा आपको। तो लॉर्ड मॉइन का कत्ल जो है वो फिर इन्होंने किया, और फिर इन्होंने माना, ये टाइम्स ऑफ इसराइल है, कि हमने क्यों लॉर्ड मॉइन को मारा था। तो ये, और अगर फर्दर इसके ऊपर किसी ने इसको समझना हो कि ये क्या हुआ था उस वक्त, तो वो फॉरेन पॉलिसी 2017 का ये एक आर्टिकल है 7, ये मैं सजेस्ट करूंगा इसको पढ़ें, तो उसमें डिटेल आ जाएगी। हाउ ज़ायनिस्ट एक्सट्रीमिज्म बिकम्स ब्रिटिश स्पाइस बिगेस्ट एनिमी। ये सबसे बड़ा एक जो मसला हो गया था बरतानिया के लिए, MI5 के लिए और MI6 दोनों के लिए, कि ये किस तरह से हम जो दहशतगर्द, इतनी बड़ी दहशतगर्द तंजीमें जो बरतानिया में भी और यूरोप में भी और यहाँ पर भी ये जो है ये कत्लेआम कर रही है और लोगों को मार रही है। अच्छा, पहले बेल्फोर खुद साइन कर दिए, बरतानिया का इलाका था ना, बरतानवी फैक्ट्रेट था, तो उन्होंने पहले तो ऐलान कर दिया, बाद में ये कि सबसे बड़ा थ्रेट जो था वो इनके लिए ये जमातें बन गई जो दहशतगर्द तंजीमें थी। आहिस्ता आहिस्ता मेमोरी ताज़ा हो रही है सबकी, या होगी कमिंग डेज में। अच्छा, दूसरी एक तो बात ही होगी, दूसरी जो बात है वो ये है कि जो 2-3 मुल्कों से बात की गई है कि फ़लस्तीनियों को वहाँ भेजा जाएगा। अरब मुल्कों को एक खामोशी के साथ मैसेज गालिबन कन्वे हुआ है कि जी आपकी तरफ हम इनको फ़लस्तीनियों को शायद ना भेजें, बल्कि इनको ज़बरदस्ती जो है वो 2 इलाके हैं जो 90 की खाना जंगी के दौरान सोमालिया से 1990-91 में सोमालिया से अलग हो गए थे। उन्होंने आज़ादी का ऐलान कर दिया था, लेकिन उनके आपस में शदीद इस वक्त खाना जंगी है और दोनों मुल्कों को कोई दुनिया में तस्लीम नहीं करता, इंटरनेशनली उनको तस्लीम नहीं किया जाता। ये दोनों जो हैं, ये जबूती, इथोपिया, ये शुमाली अफ्रीका के 2 मुल्क हैं। अगर हम मैप पे देखें, थर्ड हम स्लाइड दिखा सकें, तो एक जो है वो पुंतलैंड है और एक जो है वो सोमालीलैंड है। तो यहाँ पर शदीद खाना जंगी है, दोनों मुल्क आपस में, एक तो खाना जंगी है, दोनों मुल्क आपस में लड़ रहे हैं। तो यहाँ पर जो है फ़लस्तीनियों को, 18 लाख फ़लस्तीनियों को यहाँ बसाने की बात हो रही है। और मराकश में भी, मोरक्को में, हालांकि मोरक्को जो है वो तो बड़ा ज़बरदस्त खूबसूरत मुल्क है मराकश, और वो भी शुमाली अफ्रीका में, लेकिन बिल्कुल दूसरी साइड पे है। यानी वो शुमाली अफ्रीका को अगर हम देखें ना, तो शुमाली अफ्रीका में ये तो हॉर्न ऑफ द अफ्रीका है ना, वो जो है वो मगरिब में है। उसको मगरिब कहा भी, मराकश को मगरिब इसलिए कहते हैं, वो मैप पे आपको बिल्कुल अपोजिट साइड पे नज़र आएगा। अच्छा, तो इसमें अब यहाँ पर एक बात है कि ये जो खाना जंगी जहाँ हो रही है, यहाँ पर फ़लस्तीनियों को भेजा जाए। अच्छा, अब कैसे निकाला कैसे जाएगा? गोलियाँ मारी जाएंगी ऊपर से। फ़लस्तीनियों की तरफ से ऐलान ये हुआ है कि हम जहाँ हैं यहीं पे जान दे देंगे, हम यहाँ से निकलेंगे नहीं, हम यहीं पे जाने देंगे। लेकिन सवाल ये है कि अब यहाँ पर ये सूरत हाल पैदा हुई है। वो मराकश आपको ऊपर नज़र आ रहा है मैप में, तो बिल्कुल मराकश अपोजिट साइड पे है। अच्छा, तो इसमें जो यहाँ जो सवाल है वो ये खड़ा हो रहा है कि अब व्हाट नेक्स्ट, यानी अब क्या, अब दुनिया दम खुद सब ने अपना अपना बयान दे दिया, सब ने अपनी अपनी बातें कर ली और किसी का कोई असर नहीं हुआ। तो अब क्या होने जा रहा है? देखें ना, सब ने मजम्मत कर दी। उन्होंने कहा जी हम तो नहीं, 2 रियासती हल सऊदी अरेबिया ने कह दिया कि हम तो नहीं मानते, लेकिन व्हाट नेक्स्ट भी सऊदी अरेबिया ने कहा कि हम नहीं मानते। तो उन्होंने आगे से कहा कि इब्राहिम एकॉर्ड की कोई ज़रूरत ही नहीं है, हमें क्या ज़रूरत है इब्राहिम एकॉर्ड की, ये इसराइल का मौक़िफ़ है। अब
अच्छा, और उसके बाद ये है कि उन्होंने कहा इसराइल नहीं होगा तो अमेरिका होगा। तो अब यानी जंग इसराइल से नहीं करनी, अमेरिका से करनी है, तो वो कौन करेगा? ठीक है ना, ये अमेरिका के ट्रूप्स की, अमेरिका का होगा, इसराइल खाली करवाने के बाद अमेरिका को दे देगा, तो अमेरिका से जंग कौन करेगा? अच्छा, अब यहाँ पे अब ये सूरत हाल पेचीदा हो रही है, क्योंकि एक बात ज़हन में रखें कि जो ये पूरा मशरिक़ वुस्ता का जो नक्शा है, ये तमाम नक्शा जो कि तकरीबन आज से 125 साल पहले, तकरीबन 125 साल पहले जो है वो, या 100 साल पहले अगर आप फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद या सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद का लगा लें, तो इस तमाम नक्शे में जो बुनियादी, इस पूरे नक्शे का जो बुनियाद है वो फ़लस्तीन है। बाकी उसके बाद मुल्क कैसे चल रहे हैं, कैसे बन रहे हैं, कैसे पॉलिसीज़ बना रहे हैं, वो सारा उसका जो फोकस है वो है फ़लस्तीन, कि फ़लस्तीन के बारे में इसकी क्या पॉलिसी है, ये मुल्क क्या बात कर रहा है, अब ये क्या कर रहा है, क्या, ठीक है ना। तो ये अच्छा, ये जो टेररिस्ट जिसकी बात हुई ना, बेगन, ये वही है जिसको बाद में नोबेल प्राइज़ मिला है, ये वही बेगन है जिसके बारे में एल्बर्ट आइंस्टाइन ने खत लिखा है कि इसको, और उसको टेररिस्ट करार दे दिया था अमेरिका ने, बाद में वज़ीर आज़म बन के, और जो है वो 12। अब ये ऑस्लो एकॉर्ड और ये आपका जो है जो कैंप डेविड माहिदा, ऑस्लो माहिदा, और उसके बाद आपके जो बाकी जो भी आप कहें समझें यहाँ पे OIC, अरब लीग, ये सारे जो हैं ये बने ही उसकी, उनकी वजूहात ही यही थी कि दो रियासती हल, और फिर उसके बाद यूरोप की पॉलिसी, फिर यूनाइटेड नेशंस की पॉलिसी, फिर सारे, तो क्योंकि वो यूनाइटेड नेशंस ही कोलैप्स हो गया, उसके सिक्योरिटी काउंसिल की करारदादें, उसकी बाकी सारी जो पिछले काफ़ी अरसे से होता रहा, वो सारी करते 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 यहाँ पर सूरत हाल आ गई कि वो अब आगे क्या होगा। नहीं, अब आप चले जाएँ कि 100 साल पहले आप हैं और अब नया नक्शा, और अदारे भी ख़त्म, कोलैप्स हो गए, यूनाइटेड नेशंस की करारदाद, और ये जो USAID ख़त्म हुई है ना, USAID ख़त्म हुई है, तो USAID ख़त्म होने के बाद जो है इलॉन मस्क ने एक ज़बरदस्त काम शुरू किया है, और उस काम के ऊपर जो है वो उसके जो असरात हैं वो पूरी दुनिया पे मुरतब होने जा रहे हैं। वो ये है कि USAID मिलती किसको रही है, तो वो मुख्तलिफ मुल्कों से पता चल रहा है जनाब, वहाँ पे एक गाने का प्रोग्राम होता था, एक उसमें इतने मिलियन दे दिए उस मुल्क में, उसमें कोई इलेक्शन करवाने के लिए दे दिए, कोई जमहूरियत के लिए कोई थिंक टैंक को दे रहे हैं, कहीं किसी को कुछ दे रहे हैं, कोई नाच गाने का प्रोग्राम हो रहा है, उसमें जहाँ खर्च हो रहे हैं, कोई इधर खर्च हो रहे हैं अमेरिकन टैक्स पेयर के, तो वो उन्होंने जारी करना शुरू कर दिए पेपर मुख्तलिफ मुल्कों के हवाले से कि यहाँ पर ये कौन कौन, मैं एक ज़माने में डॉलर माफिया कहता रहा हूँ, पाकिस्तान में लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ, कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो कि माजी में, जो पिछले चंद सालों के दौरान खूब मुस्तफ़ीद हुए हैं, स्कॉलरशिप्स पकड़ी हैं, गए हैं, और जनाब उनके मुख्तलिफ हवालों से, ये पूरा वो कहते हैं ना, वो अब ये इलॉन मस्क सामने लेकर आ रहा है USAID बंद करके कि ये आखिर टैक्स पेयर के पैसे गए कहाँ हैं, तो उसमें पूरी दुनिया के बड़े बड़े नाम आएंगे सामने, ठीक है ना, कि ये लोग थे भाई, ठीक है ना, और उसमें जो है वो मतलब है कि होता है ना, फलानी जगह गए फलानी। अच्छा, इसी दौरान एक नया मुआहदा सामने आ रहा है, मैं छोटी थोड़ी सी बात और मुकम्मल करके उसके बाद ब्रेक की चले जाते हैं। एक और मुआहदा सामने आ रहा है, और वो है मुआहदा साइरस एकॉर्ड के नाम से। और साइरस एकॉर्ड जो है, यानी अब्राहम एकॉर्ड, तो जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के नाम पे उन्होंने कहा था कि वो चूँकि जो तीनों मज़ाहिब हैं वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से, लेकिन ये जो साइरस एकॉर्ड है, ये इसका जो मुसव्वदा है या इसका जो आइडिया है वो रज़ा पहलवी ने दिया था। मैं थोड़ी सी इसको बात मुकम्मल करके फिर हम ब्रेक पे जाएंगे। तो रज़ा पहलवी ने इसका, और रज़ा पहलवी जो है वो साहबजादे हैं, 64 बरस उनकी उम्र है, वो साहबजादे हैं शाह ईरान के रज़ा शाह पहलवी, और उनकी जो तीसरी अहलिया फ़राह दीबा, मलका फ़राह, जो अब तकरीबन 90 बरस के करीब हैं और वो भी हयात हैं। रज़ा पहलवी जो हैं, प्लान ये है कि ईरान में हुकूमत तब्दील कर दी जाएगी, रिजीम चेंज होगा, और रिजीम चेंज होने के बाद वहाँ पे रज़ा पहलवी को वापस लाया जाएगा। और उसमें ट्रंप और नेतन्याहू के दरमियान जो बात हो रही है वो ये, इस बात पे उनको यकीन है कि उसमें दूसरे मुल्क भी मदद करेंगे। रज़ा पहलवी जो हैं, इनके बारे में बताऊँ कि 2023 में ये पहली दफ़ा इन्होंने दौरा किया था इसराइल का। अच्छा, साइरस एकॉर्ड, और साइरस एकॉर्ड जो है वहाँ पर इन्होंने फिर ये आइडिया पेश किया था कि साइरस एकॉर्ड जो है ये होना चाहिए, और साइरस एकॉर्ड जो है वो
ये इन्होंने जून 2023 में ये पेश किया था। 18 स्लाइड अगर हम देखें तो वहाँ पे कमिंग साइरस एकॉर्ड के नाम से इन्होंने प्रपोज किया था और इसका नाम साइरस रखा था। अच्छा, साइरस इसका नाम इसलिए रखा था, हम 18 स्लाइड देखें तो द कमिंग साइरस एकॉर्ड हमें नज़र आएगा। इसमें इन्होंने ये कहा था कि इस्लामिक रिपब्लिक जो है वो कभी इससे ज़्यादा, अच्छा ये 2023 जून है, अभी 7 अक्टूबर नहीं हुआ, उससे पहले के वाक़यात हैं। उन्होंने कहा था कि साइरस एकॉर्ड इसका नाम रखा जाए और ये कोलैप्स होने जा रही है और थैंक्स टू इसराइल कि उन्होंने इनकी हमेशा मज़म्मत की है। जो रज़ा पहलवी हैं ये वली अहद इनको अनाउंस कर दिया था शाह ईरान ने इनकलाब ईरान से पहले इनको वली अहद अनाउंस कर दिया था। और वली अहद अनाउंस जब इनकी पैदाइश हुई थी ना, तो ईरान में जो है वो 20% तो इनकम टैक्स कम कर दिया था और 98 जो हैं वो सियासी कैदी रिहा हुए थे। बड़ा जश्न मनाया गया था ईरान में इनकी पैदाइश पे, रज़ा पहलवी की। इनके एक भाई जो हैं, इनके छोटे भाई ने 2011 में अपने सर में गोली मार के ख़ुदकुशी कर ली थी। और इनके जो भाई हैं वो एक बड़ी अजीब सूरत हाल डेवलप हुई कि इनके भाई ने, मैं यहाँ पे ये जून, ये इनके छोटे भाई ने, और ये 15वीं स्लाइड में यहाँ पे दिखा रहा हूँ, शाह ईरान यंगर सन किल्स हिमसेल्फ इन US। अच्छा, गोली मारी थी उन्होंने और वो गालिबन इसलिए बयान ये होता है कि गोली उन्होंने इसलिए अपने सर में मारी थी कि वो अपनी बहन के बहुत करीब थे। इनके भाई, छोटे भाई अपनी बहन के बहुत करीब थे और इनकी बहन ने भी ख़ुदकुशी कर ली थी। यानी शाह ईरान के जो मलका फरादीबा के 4 बच्चों में से जो लैला हैं, उन्होंने 2001 में गोलियां खा के, वो बड़ी यंग एज में उन्होंने ख़ुदकुशी कर ली थी उन्होंने, और वो भी अमेरिका में उन्होंने ख़ुदकुशी की थी और उन्होंने गोलियां खा ली थी 2001। और ये मैं 17th यहाँ पे कोट कर देता हूँ अगर किसी ने इसको देखना हो कि क्या हुआ था। तो शाह ईरान की जो बेटी हैं उन्होंने भी 17 स्लाइड, उन्होंने भी गोलियां खा ली थी। और ये जो नींद की गोलियां होती हैं जो 2 खानी थी, 2 इनको थी, तो 40 गोलियां उसके बाद पोस्टमार्टम में हुआ था। और ये बड़ी एक अजीब सा उसके बाद एक ये वाक़या हुआ। और 2011 में जब ख़ुदकुशी की इनके भाई ने, शाह ईरान के जो बेटे, तो उसके बाद डेली मेल ने वहाँ पे ये हेडिंग लगाई थी कि टॉर्मेंटेड बाय हिज सिस्टर सुसाइड 16th शाह ईरान सन शूट्स हिमसेल्फ आफ्टर मूविंग टू अमेरिका टू बिगन अ न्यू लाइफ। वो डिप्रेशन में जाके तो फिर 2 ने जो है वो अपने आप को ख़ुदकुशी कर ली थी 2। तो मलका, अच्छा एक जो हैं फरानाज पहलवी हैं, यानी 4 बच्चे थे ना, तो 4 में से शाह ईरान के फ़रद जो हैं, जो शाह ईरान की जो अहलिया, तो वो अपने शौहर के साथ थी, इंतकाल हो गया मिस्र में उनका। उसके बाद वो वहीं रहीं, अनवर सादात। लेकिन जब अनवर सादात को वहाँ पे कत्ल कर दिया गया तो उसके बाद वो शिफ्ट हो गई यूरोप में और अमेरिका में इधर उधर। तो उसके बाद ही अच्छा वो हयात हैं अभी तक। उनका जो बेटा है वो वली अहद अपने आप को ये कह रहा है कि मैं बन के जो साइरस से, अब साइरस कौन? साइरस आज़म, वो साइरस आज़म जिसने दूसरा हैकल बनाने की इजाज़त दी थी यहाँ से यहूदियों को। जो बाबल का जो बादशाह था बख्त नसर, वो तो ले गया था यहाँ से ग़ुलाम बना के, उसने फर्स्ट टेम्पल गिरा दिया था। तो बख्त नसर ने फर्स्ट टेम्पल गिरा दिया था और यहाँ से यहूदियों को कैदी बना के ले गया था, पहला हैकल। और उसके बाद जो साइरस आज़म ने जब यहाँ पे बाबल पे कब्ज़ा किया और बख्त नसर का ख़ात्मा हुआ वहाँ पे, और वो जो भी बाबल पे उनका सारा, तो यहाँ से फिर फ़लस्तीन के जो यहाँ से यहूदी, फ़लस्तीन की सरज़मीन यहूदी, तो उनको छोड़ दिया। ये वापस गए, इन्होंने जाके हैकल सुलेमानी दोबारा तामीर किया, लेकिन ताबूत सकीना नहीं मिला। कई दफ़ा हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ताबूत सकीना गायब हो गया, तो दूसरा हैकल था वो उसके बग़ैर बना और बाद में उसको भी ख़त्म, लेकिन उसकी कोई हैसियत इसलिए नहीं थी कि ताबूत सकीना नहीं मिला। अच्छा, अब जो है वो ये बात इंपॉर्टेंट है, तो इसका नाम रखा है साइरस एकॉर्ड। तो अब वो इब्राहिम एकॉर्ड से ज़्यादा इस बात में इंटरेस्टेड हैं कि ईरान के अंदर रिजीम चेंज करके, और इसमें जो है यहाँ पर रज़ा शाह पहलवी के साहबजादे तैयार हैं और एक बड़ा मॉडर्न सा पुराना ईरान वापस लाया जाए।
और यहाँ पर उसका नाम साइरस एक्कॉर्ड है, उस पर काम शुरू हो गया है। लेकिन सवाल ये है, क्या ऐसा मुमकिन होगा? क्या ऐसा मुमकिन होगा? और क्या अरब ममालिक, और क्या ऐसे होगा कि फ़लस्तीनियों को निकाला जाएगा, या कैसे, मतलब इसको व्हाट नेक्स्ट? और वहाँ पर भी अमवात होनी शुरू हो जाएंगी। ज़ाहिर है अक़वाम मुत्तहिदा का जो सामान है और इमदादी दवाइयाँ और बच्चे, ज़ाहिर है बच्चों को दवाइयाँ, और ये मतलब है कि ये थोड़े दिन के लिए रुका हुआ था ना, तो वो अब व्हाट नेक्स्ट? ब्रेक के बाद डिस्कस कर लेते हैं। जी नाज़रीन, वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। दोस्तों, जमात इस्लामी की जानिब से भी 8 फरवरी को यौम सियाह मनाने का ऐलान किया गया है। ये पाकिस्तान में तो पॉलिटिकल टर्म हो, देखें मगरबी जमहूरियत, उसके बाद कैसा सिस्टम होगा, कोल्ड वॉर, IMF, WHO, USAID, मुल्कों में हुकूमतें आ रही हैं, गिर रही हैं, कैसा सिस्टम हो रहा है, क्या नहीं होगा, वो UN के अंदर जो है वो सिक्योरिटी काउंसिल कैसी होगी, क्या होगा, नेटो, क्यों, ये सारा ऊपर तहस नहस हो गया सारा। और जो यूरोप के हवाले से ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो नायब सदर हैं, म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस, बड़ा इवेंट एक म्यूनिख में जर्मनी में होता है, वो हो रहा है, और वहाँ पे जो अमरीकी नायब सदर हैं वो उनका पहला दौरा वहाँ का हो रहा है, JD वांस, और वो उसमें शरीक हो रहे हैं। और उसमें जो है वो चाइना के वाइस प्रेसिडेंट जो हैं वो भी उसमें शरीक हो रहे हैं, ठीक है। और ये बात इंपॉर्टेंट है कि अमेरिका के नायब सदर भी हैं और चाइना के नायब सदर भी उस AI समिट में शरीक होंगे। अच्छा, डिन ज़ुईक्वांग जो है, और वो वहाँ पे AI समिट में शरीक होंगे, और उसके बाद वहाँ पे JD वांस भी होंगे, और उसमें भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी भी होंगे। और फिर उसके बाद जो है वो ज़ाहिर है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर का भी दौरा होगा वाशिंगटन का, और साथ ही ये देखना है कि इस दौरान जो है क्या उसी सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में ही यूक्रेन का प्लान अनाउंस हो जाएगा, क्योंकि यूक्रेन के हवाले से क्रेमलिन ने इस बात की तस्दीक कर दी आज कि हमारी काफ़ी दिनों से, काफ़ी अरसे से प्रेसिडेंट ट्रंप इंतज़ामिया से बातचीत चल रही है, और यूक्रेन जो है वो उनका एक बहुत बड़ा डेलीगेशन पहुंचा हुआ है शिरकत के लिए अमेरिका। अब इसका एक दूसरा, मैं हमेशा ये बात कहता हूं कि हर कहानी का एक मजहबी रंग है, ज़रूर है, मजहबी रंग है, वो ज़रूर है। जैसे साइरस, ठीक है, तो साइरस की बात हुई तो साइरस का नाम क्यों दिया जाएगा? साइरस का नाम इसलिए दिया जाएगा कि वो साइरस जो है वो यहाँ पे उसने लाके वो ईरान से एक वो पुराने फ़ारस से या पर्शिया से एक लिंक बनता है जो है वो इसराइल का, तो उन्होंने कह दिया कि तो साइरस एक्कॉर्ड होंगे। लेकिन उसमें दूसरी बात बड़ी इंटरेस्टिंग है, वो ये है कि ये कोई नई बात नहीं है। प्रेसिडेंट ट्रंप को ख़ास ग्रुप ये बता रहा है कि आप शायद मसाया हैं, आप वो हैं जिनका इंतज़ार हो रहा था, आप वो हैं जिसका यहूदी शायद इंतज़ार कर रहे थे, आप वो शख्सियत हैं, और ये अभी से नहीं, बहुत अरसे से, और आप दुनिया में अमन चैन शांति लाके वो ज़हनी तौर पे शायद उनको कन्विंस किया जा रहा है। और ये मैंने नहीं किया, ये नेतन्याहू ने किया। नेतन्याहू और जो ज़ायनिस्ट हैं उन्होंने ये बताया है प्रेसिडेंट ट्रंप को, और शायद प्रेसिडेंट ट्रंप वाकई ये समझते हैं कि मैं मसाया हूँ। अच्छा, अब यहाँ पर मैं आपको कोट कर रहा हूँ 2017 का मार्च 2017 का गार्डियन। Does the Cyrus philosophy help explain evangelical support for Donald Trump? ठीक है, यानी डोनाल्ड ट्रंप को जो है वो बात बताई गई है, समझाई गई है, उनको बयान किया गया है, उनके ज़हन में बात बिठाई जा रही है आहिस्ता आहिस्ता कि आप जो हैं वो कोई मसाया हैं, कोई ऐसी शख्सियत हैं जो आगे जाके जो है जिसने यहाँ पर देखें, द पर्शियन किंग माइट हैव बीन अ पैगन बट ही स्टिल सर्व्ड गॉड्स प्लान फॉर सम क्रिश्चियन, डोनाल्ड ट्रंप डज दैट। अच्छा, उसके बाद जो है वो ये 2017 में ही मैं उस ज़माने का, मैं आपको बताऊँ ना ये माइंड जहन क्या चल रहा है। ये
बस एंड ऑफ टाइम पे चले जाएं और उसको देख लें तो बात आगे खुद बहुत सारी चीज़ें। अब 2017 का ही जो जब ये इलेक्ट हुए प्रेसिडेंट ट्रंप, तो उस वक्त 20 स्लाइड, क्रिश्चियन एंड ज्यूज नाउ कंपेयर ट्रंप टू पर्शियन किंग साइरस, विल ही बिल्ड द थर्ड टेम्पल? क्या ट्रंप हैं वो जो थर्ड टेम्पल बनाने में कामयाब हो जाएंगे? टाइम्स ऑफ इसराइल, हु इज किंग साइरस, ये 2018। और वाई डिड नेतन्याहू कंपेयर किंग साइरस टू ट्रंप? जो नेतन्याहू ने 2018 मार्च में ये कहा कि आप जो हैं वो किंग साइरस होंगे, लेकिन बहुत से लोग मसाया समझते हैं, बहुत से लोग जो हैं वो इनको किंग साइरस समझते हैं, और ये जो है वो उस दिन भी जो उन्होंने बिब्लिकल वर्ड्स यूज़ किए सारे। फिर क्रिश्चियनिटी टुडे वहाँ का जो एक बड़ा, उसमें ये 2022 में, इस ट्रंप ओवर साइरस द ओल्ड टेस्टामेंट केस फॉर येस एंड नो। अब ये किंग साइरस के ऊपर ये बहस चल रही है कि क्या ट्रंप जो है वो किंग साइरस होंगे। क्रिश्चियंस की जो ईगरनेस है, अंडरस्टैंड गॉड विल इन रियल टाइम कैन कॉज देम टू ओवरलुक फंडामेंटल बिब्लिकल। अच्छा, उसके बाद जो ये ग्रीक रिपोर्टर बड़ा वहाँ के, ये मैं आपको बता रहा हूँ जो डिस्कशन चल रहा है, यानी बिल्कुल जिनको कह रहे हैं जो न्यू कॉन एक एक्सट्रीमिस्ट, वो 23rd ये बहस चल रही है, इज डोनाल्ड ट्रंप अ मसाया? इवेंजेलिकल पास्टर से ही इज। ये अभी 21 जनवरी 2025, और उसके बाद जो है वो एक जनाब वहाँ पे पास्टर ने जो है ये 24 देखें तो उन्होंने 2024 में कह भी दिया कि मिद्राश वहाँ पे पास्टर हैं, उन्होंने हिंट्स के ट्रंप विल रिटर्न ग्लोरी टू वेस्टर्न वर्ल्ड बाय बिल्डिंग थर्ड टेम्पल। ठीक है, मतलब ये ऐसे ये वहाँ चल रहा है, ये बात वहाँ चल रही है। और तो छोड़ दें आप, अब आ जाए न्यूज़ वीक। ठीक है, 25 विल ट्रंप 2017 दिसंबर, विल ट्रंप हैसन द अराइवल ऑफ मसाया? क्या ट्रंप मसाया की वापसी को तेज कर देगा? ज्यूज एंड इवेंजेलिकल्स थिंक सो। वो समझते हैं कि ट्रंप आ जाएगा तो उसके नतीजे में जो मसाया की आमद है वो उसकी स्पीड तेज हो जाएगी। ठीक है, यानी किंग साइरस हो या मसाया उनको कहा जा रहा है, या किंग साइरस कहा जा रहा है, जो भी, ज़ाहिर है मसाया तो नहीं कहा जा रहा, लेकिन किंग साइरस भी कहा जा रहा है। तो कहा जा रहा है कि ये किंग साइरस जो कि मसाया के आने से पहले जो उनके जो जिन्होंने थर्ड टेम्पल बनाना है, मुसलमानों के नज़दीक तो एक बिल्कुल मुख्तलिफ शख्सियत है। ठीक है, लेकिन ये कि उसको तेज करने का सबब बन रहा है। अच्छा, अब ये जो इशू है सारा, ये इशू ऐसा है कि जिसके ऊपर वो उन्होंने, क्योंकि आप देखें तो जो ट्रंप हैं वो भी कह रहे हैं कि खुशहाली, अमन, शांति, मतलब कोई बात तो है ना उनके जहन में कि मैं अमन चाहता हूँ, शांति चाहता हूँ, जबकि उनको पता है कि ये दुनिया इसके नतीजे में मजीद इंतशार की तरफ जा रही है, जंगों की तरफ जा रही है। लेकिन वो जो बात करेंगे, मैं शांति लाना चाह रहा हूँ, दुनिया में सुकून लाना चाह रहा हूँ, पीस की बात कर रहा हूँ मैं, मुझे नोबेल प्राइज़ मिलना चाहिए, मुझे, मतलब उनके जहन में ये बात है कि मैं वो शख्सियत हूँ, और बिठा दी है। नहीं, नेतन्याहू में कामयाब हो गया, बिठा दी उनके जहन में कि आप ही वो आदमी हैं जो कि किंग साइरस होंगे या जो है थर्ड टेम्पल बना देंगे। और अच्छा, अब आ जाए कि यहाँ पर यूक्रेनियंस क्यों पहुँचे हुए हैं, नाश्ता जो हो रहा है स्पेशल, यूक्रेनियन में क्या कर रहे हैं। तो न्यूयॉर्क टाइम्स को मैं कोट कर रहा हूँ यहाँ पे, न्यूयॉर्क टाइम्स ये कह रहा है, अगर हम उसको दिखा सकें कि वहाँ पर न्यूयॉर्क टाइम्स जो है वो उसमें ये कह रहा है कि जो सबसे बड़ा डेलीगेशन है, सबसे बड़ा डेलीगेशन वो पहुंचा है इनका, यानी जो यूक्रेन के लोग हैं, और वहाँ पर यूक्रेनियन डेलीगेशन टू नेशनल प्रेयर ब्रेकफास्ट। अब ये जो नाश्ता जिसे अभी खिताब किया है, वो खिताब में कौन से लोग थे? वो ब्रेकफास्ट में पहुँचे हैं, और वो इसलिए पहुँचे हैं कि वो मेक द केस, वो ये केस पेश करेंगे उनके सामने कि जो रिलीजियस रशिया जो है वो मजहबी आज़ादी क्रिश्चियंस की छीन रहा है, उनकी जो कि रशियन ऑर्थोडॉक्स चर्च को फॉलो नहीं करते, नहीं दूसरे क्रिश्चियंस की, यानी जो कैथोलिक क्रिश्चियंस हैं उनके भी खिलाफ है, क्योंकि वो जो है वो यानी हम तो
वो क्रिश्चियंस हैं जो कि नहीं मानते ऑर्थोडॉक्स को, तो हम तो आपके लोग हैं, तो वो रशिया जब आएगा तो हमारे भी खिलाफ, तो 100 के करीब वहाँ लोग पहुँचे हुए हैं कन्विंस करने। और इसको आगे अगर हम पढ़ें तो उसमें फिर आगे फर्दर नजर आती है, यूक्रेन इज द सेंटर ऑफ बाइबल बेल्ट ऑफ यूरोप। जो यूरोप की बाइबल बेल्ट है वो जो है ये जनाबी, तो मैंने आपसे कहा ना कि मतलब वो जो है वो अंडर थ्रेट है, ठीक है ना। अबाउट 1 मिलियन यूक्रेनियंस अटेंड एवेंजेलिकल सर्विसेज वीकली, ये वहाँ पर बात हो रही है। और ये बात ये हो रही है कि कन्विंस किया जाए कि जी आप जो हैं, अगर आप वो शख्सियत हैं जिनका एक मजहबी पहलू भी है, तो आप जहन में रखें कि जो बाइबल की यूरोप की बेल्ट है उसका भी जिक्र है इसमें। तो आप इससे पहले कि ज़रा यूक्रेन का एक हतमी फैसला करें तो ये भी देख लें कि ये क्रिश्चियन जो हैं, और वहाँ पर वो क्रिश्चियंस के हवाले से, क्योंकि जहन में रखें, ये बात मैं बहुत दफ़ा बता चुका हूँ कि इसमें ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी और इनकी तरफ शिज़म हुआ था, ठीक है ना। जो कैथोलिक्स और ऑर्थोडॉक्स के दरमियान तो क्रिसमस भी अलग तारीखों को मनाया जाता है, सारी बात डिटेल में। आखिर ज़मां से पहले जो अहादीस हैं वो ये बयान करती हैं कि एक गिरोह मुखालफिन का मुसलमानों के साथ आ जाएगा लड़ने के लिए, और बहुत से लोग उन अहादीस को जो पढ़ते हैं, सही अहादीस को आखिर ज़मां के हवाले से, तो ये कहते हैं कि ये मुखालफिन का वो ग्रुप होगा जो कि ऑर्थोडॉक्स होगा, ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस जो होंगे वो शायद इस तरफ आ जाएं। तो एक तशरीह ये भी की जाती है कि वो मुसलमानों के साथ होगा। अब जो चेस बोर्ड ये बन रहा है, मैं वो बात यहाँ पे कर रहा हूँ जो कि बयान भी है और बाइबल में भी है और सारा जिक्र भी हो रहा है, तो ये कोई ऐसी बात नहीं है जो। तो क्या ये ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस जो कि ईस्टर्न यूरोप, रशिया, इस तरफ सब आबाद हैं, ये होंगे या किस तरफ इशारा है? लेकिन इन तमाम जंगों का एक मजहबी पहलू है। नक्शे तब्दील होने जा रहे हैं। OIC, अरब लीग, यूरोप, इन्होंने अब क्या करना है, व्हाट नेक्स्ट, ये किसी को नहीं पता। किंग ऑफ जॉर्डन जो हैं वो निकल चुके हैं, शदीद बेचैनी है, नक्शे, हुकूमतें आगे, ये इत्तेहाद मुख्तलिफ ये ख़त्म हो रहे हैं। ईरान के अंदर साइरस अकॉर्ड की बात चल पड़ी है, इब्राहिम अकॉर्ड उन्होंने कहा हो ना हो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो साइरस अकॉर्ड मुआहदा नहीं है ईरान और अमेरिका का, वो रिजीम चेंज है, ठीक है ना। यहाँ पे पूरा रिजीम से मतलब पूरा निज़ाम ही पलट दिया जाए। अच्छा, और उसके लिए जो है वो मुख्तलिफ जो ईरान के मुखालिफ मुसलमान मुल्क भी हो सकते हैं, उनसे भी बात हो रही है कि भाई इसके बदले में ये हो जाएगा और ये ऐसे हो जाएगा। तो ये सारा एक नया चेस बोर्ड तमाम दुनिया में बिछने जा रहा है, और इस पे जो है वो अगले चंद दिनों में वाज़ेह होगा, चंद दिनों में, हफ्तों में, महीनों में, कि इसके क्या असर होता है। जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, इसके साथ ही आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे सुमेरा सलीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। जी डॉक्टर साहब, अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, गुर्दोनवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।